अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग। दुनिया बोल है के साथ मैं हूं सोनिया सुंदस। ईमान, इत्तेहाद, तंजीम, ये सिर्फ 3 अल्फाज नहीं, ये नज़्मुल ऐन इंतहाई जामे मंशूर और कायद आज़म की दूर अंदेशी, फ़िक्र और तदब्बुर का अकास है। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने 28 दिसंबर 1947 को अपनी तकरीर में इस बात पर जोर दिया था कि ईमान, इत्तेहाद, तंजीम को अपनी ज़िंदगियों का मकसद बना लें तो हम दुनिया की किसी भी बड़ी और ताकतवर कौम का मुकाबला बआसानी कर सकते हैं। आज इनके यौम पैदाइश पर ही इस अज़्म को दोहराते हुए उनकी दिए हुए मकसद की पासबानी करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नज़र डालेंगे बड़ी खबर पर। बाबा कौम कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना 148वां यौम पैदाइश, मज़ार कायद पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब, हुक्मरां और सियासतदानों का कायद के विजन पर अमल का आदा। लेकिन क्या वाकई ऐसा है? कायद के पाकिस्तान और आज के पाकिस्तान में मुमासलत ढूंढने की कोशिश करेंगे आज के प्रोग्राम में। हैप्पी क्रिसमस। मसीही बरादरी का मुल्क भर में क्रिसमस का भरपूर जश्न, गिरजाघरों में चिरागा, दुआया तकारीब का एहतमाम। मसीही बरादरी को बोल न्यूज़ की जानिब से क्रिसमस की खुशियाँ मुबारक। पाकिस्तान में इंटरनेट की स्पीड बढ़ाने के लिए जदीद केबल मुंसलिक, नई केबल की गुंजाइश 180 टेराबाइट्स फी सेकंड होगी। सोशल मीडिया ऐप समेत इंटरनेट की स्पीड बढ़ेगी। क्या अब सुस्त इंटरनेट का मसला हल हो जाएगा? और वर्ल्ड MMA चैंपियनशिप में सिब्स हिलाली परचम सर बुलंद हुआ। दाऊद जान वर्ल्ड MMA चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल, स्ट्राइकिंग MMA में तीसरी पोजीशन लेने वाले पहले पाकिस्तानी से मुलाकात होगी आज के प्रोग्राम में। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का आज यौम पैदाइश है। कायद का यही अफकार और किरदार था जिसके बाइस हमें आज़ादी नसीब हुई और ये मुल्क पाकिस्तान और कायद आज़म का इतना विजन जो वसी मिला था, आज उसी की तारीफ उनके मुखालफिन भी कर रहे हैं। ऐसे में कुछ एक किताब के इक़्तिसाबात हैं, यहाँ मैं शेयर करना चाहूँगी आप लोगों के साथ, जो कि साबिक भारतीय वज़ीर दिफ़ा जसवंत सिंह की किताब से लिए गए हैं, जिसमें उन्होंने लिखा कि कायद आज़म एक अजीम लीडर थे जिन्होंने कांग्रेसी रहनुमाओं के रवैये ने अलग मुल्क के लिए जद्दोजहद पर मजबूर किया। बहुत कम लोग ये जानते हैं कि 1916 में कायद आज़म को हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद का सफ़ीर भी मुकर्रर किया गया था, क्योंकि वो ये साल था जब कायद आज़म कांग्रेस और मुस्लिम लीग के दरमियान ब्रिज का किरदार अदा कर रहे थे। लेकिन कांग्रेस लीडर के रवैयों से मायूसी के बाद जो कुछ भी हुआ वो एक खुशगवार हकीकत की सूरत में हम सभी के सामने आया, यानी कि हमारा मुल्क पाकिस्तान बना, जहां हम आप बैठे आज़ादी से सांस ले रहे हैं। आज पाकिस्तान को लेकर जो कायद आज़म का विजन था, क्या आज हमारा मुल्क उसकी तर्जुमानी करता है? इसी पर बात करने के लिए हमने स्टूडियो दी है जनाब जाकिर हुसैन साहब को, जो कि जिन्ना फैमिली के रुकन हैं। उन्हें एजाज़ भी हासिल है कि वो कायद आज़म की सोहबत में थे और उनको वेलकम करते हैं आज के दिन, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं सर आप? थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ओवर। बहुत खुशी हुई आपको देख के, आज इतना एक अहम दिन है। सर ये बताएं कि सबसे इससे कबल के मैं और किसी चीज़ पर बात करूँ या कायद के विजन पर बात करूँ, जो आपने विजन अपने बड़ों से सुना कायद आज़म का था पाकिस्तान को लेकर, आपको लगता है कि आज वो चीज़ है, वो विजन आज भी कायम है या उसके ऊपर इम्प्लीमेंट हो रहा है? आई थिंक हमें थोड़ा और काम करना पड़ेगा। थोड़ा ज़्यादा वही आपको क्या लगता है, क्या काम करना चाहिए? आई थिंक एक तो हमारी पॉपुलेशन इज़ मैनेजेबल नहीं है, सस्टेनेबल नहीं है। Either we correct our population, because इस size of country की जो optimum population should be about 8 crore, उससे ज़्यादा वो land mass नहीं ले सकता। But if you really want to do it, तो फिर आपको train करना पड़ेगा अपने मैन पावर को। सारे MA Arabic, MA फ़ारसी से गुजारा नहीं होगा। You need to either IT में ले आएँ, because आप ये देखें कि सऊदी अरेबिया के जो ऑयल एक्सपोर्ट्स एट पॉइंट इन टाइम ऑफ 146 बिलियन, इंडिया के सिर्फ आईटी एक्सपोर्ट्स 160 बिलियन तो सिर्फ आईटी से इंडिया इतना कमा रहा है। तो देयर इज़ अ लॉट मोर वी कैन डू, प्लस वी हैव टू क्रिएट जॉब्स। इफ़ वी कांट डू दैट तो हमें उन्हें वोकेशनल ट्रेनिंग देनी चाहिए, अप्रेंटिसेस बनाना चाहिए। यू कैन मेक देम कारपेंटर्स, यू कैन मेक देम मशीनिस्ट, यू कैन मेक वो मैकेनिक्स, एंड यू कैन एक्सपोर्ट देम। लाइक एयर कंडीशनिंग का
or you know like different fields ka you can train them in and you can export them. So there's a lot you can do for that. Absolutely. आज क्योंकि क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का यौम पैदाइश है और अभी आपने कहा कि आपने अपने बड़ों से काफ़ी सारे किस्से सुने हैं उनके हवाले से, सो मैं चाहूँगी थोड़ी सी आप वो मेमोरीज़ रिवाइव करें और उनकी कुछ पर्सनालिटीज़ के वो हिस्से शेयर करें जो हम भी जानना चाहेंगे कि क्या स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी उनकी थी और किस तरह से उनकी तालीम को उन्होंने आगे परस्यू किया, वकालत को परस्यू किया. Actually, he went to Lincoln's Inn because वहाँ पर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम was you know given as one of the lawmakers. उनका जिक्र था वहाँ, म्यूरल्स थे वॉल पे, तो he was very impressed with that. और जब उन्होंने देखा कि you know इतने शानदार उसमें you know like इतना contribution है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, तो and he was already studying law and he was very वो जैसे ही वापस आए तो he was practicing law. मगर उन्होंने देखा कि and mind you, when he was in England, he was not only paying tax, super tax, but extra tax because he was making so much money. जब वो 1930 वापस गए, तो but he decided कि सिर्फ पैसा बनाना is not the aim. You don't live for yourself, you live for others also. And he could see no one forthcoming to do that. फिर I think आप ये देखें 1937 के elections में the Muslim vote bank was about 22%, Muslim League को मिला. By 1946, we got 87% of the votes. Muslim League was 87 of the Muslim votes. तो आप 9 साल में जहाँ सोशल मीडिया नहीं था, व्हाट्सएप नहीं था, प्रेस भी नहीं था, रेडियो भी हर एक के पास नहीं था, that was a quantum jump. Exactly. And जो बंगाल का डिवीजन हुआ, that was unfair. East Bengal और West Bengal, चलो West Bengal had a greater non-Muslim majority. East Bengal में ज़्यादा था, but you know we didn't get Assam, we didn't get a lot of other places जो North East है. फिर जो आपको ईस्ट पाकिस्तान दिया गया, उसमें एक कॉरिडोर दिया गया जो चिकन्स नेक जिसको कहते हैं, सिलीगुड़ी, which gave India access to the 7 sister states. तो वो कट किया. अगर वैसे ईस्ट पाकिस्तान को होना चाहिए था right up to the Sikkim border, and the north eastern part of India should have been part of Bangladesh because we had a majority there. Similarly, in Punjab, in Gurdaspur district, there were 4 tehsils. Only Shakargarh was given to Pakistan. 3 went to India. जी, exactly. एक connecting route भी उन्होंने suggest किया था after that. जी, after that. उसके हवाले से भी कुछ बताइएगा. वो उन्होंने suggest किया था, but उस वक्त तक partition हो गया था. And like पंजाब के मैंने कहा 3 तहसील उन्होंने इंडिया को दे दी, which gave them the link to कश्मीर. और वो उसके बाद उन्होंने कहा better to have a moth eat in Pakistan than to not have Pakistan at all. Mind you, he knew he was dying. वो और स्ट्रगल नहीं कर सकते थे. देने वाला भागने के चक्कर में था, लेने वालों को जल्दी थी. You see, both had a crisis. So there was no time, and अंग्रेज़ों को पता था they had to go. The original date was 30th of June 1948, which was advanced to 15th of August. Because पहले कर लिया उन्होंने, and that was in a way helpful because अगर जिन्ना साहब ना होते तो शायद इतना आसान ना होता. And one more thing I want to bring it to your notice कि पहले आप देखें कायदे गवर्नर जनरल क्यों थे, किसी ने सोचा ये क्यों नहीं प्रेसिडेंट हुए? उसकी वजह ये है इंडिया में भी गवर्नर जनरल थे जो कि माउंटबेटन थे, which was very unfair because he gave India a lot of favors, but India got the constitution by 1950, so they got the president. We got our constitution in 1956, so we had 4 governor generals. Okay. That is the reason why we had governor generals. Okay. अच्छा मुझे ये बताइए कि आपके अलावा पाकिस्तान में इस वक्त कायदे आज़म के और कुछ हैं जो मौजूद हैं? होंगे. Not my immediate family, no. Maybe up distant लोग हों, because you see now it has been quite a time has passed. It has been 76 and more years, 77 years to be exact. अच्छा, आपने कभी नहीं सोचा कि आप सियासत में आए या कुछ इस तरह से? कभी आपने होता है कि मैं pursue करूँ politics? Qaid was not fond of creating a political dynasty. He was not fond of it. मोहतरमा फातिमा जिन्ना ने खिदमत करने की कोशिश की, but we all know what happened then. I mean, she was unable to get what she wanted. चलिए ठीक है. ज़ाकिर साहब बहुत बहुत शुक्रिया तशरीफ़ लाने के लिए और इतने अच्छे से डिस्कशन करने के लिए. बहुत खुशी हुई आपको देख के. Thank you so much. Thank you. Can I give you this? जी sure please. This booklet. This is about the Khilafat movement. और अगर किसी को चाहिए, it was given to the like UK में एक यूनिवर्सिटी में इन्होंने वो सबमिट किया था. This is a thesis, a PhD thesis
खिलाफत मूवमेंट एक बड़ा एग्जॉस्टिव काम है. तो anyone who wants to take benefit from this can contact you people, or you can send my email and they can avail of it. Thank you Because so वरना ये much. फिर पड़ा रह जाएगा and nobody will benefit. थैंक यू सो मच. Right. ईमेल एड्रेस अगर आप बता दें तो हम अभी दिखा भी देंगे जो लोग लेना चाहें किताब. ZAKIRHUSSAINN1 ZAKIRHUSSAINN1 थैंक यू सो मच जाकिर साहब. थैंक यू सो मच तशरीफ़ लाने के लिए, अपना टाइम देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया. और किताब का उन्होंने बता दिया, ईमेल एड्रेस भी आपके साथ शेयर कर दिया गया है. सो जिनको ये किताब लेनी हो वो इस ईमेल एड्रेस पर रब्ता करके किताब ले सकते हैं. सो अब वक्त हो जाता है एक ब्रेक का. ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद वापस आते हैं और देखते हैं प्रोग्राम में और क्या क्या है. वेलकम बैक जनाब. आज के प्रोग्राम में कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली कायद-ए-आज़म का जो यौम पैदाइश है वो हम सेलिब्रेट कर रहे हैं. और आज के प्रोग्राम में हमने उनके अफ़कार और तर्ज़ ज़िंदगी और विज़न को जानने की कोशिश की है और कर रहे हैं. और मेरा ख़्याल है किसी भी शख्सियत को जानने के लिए जो बेहतरीन ज़रिया है वो उसकी ज़िंदगी को जानना है कि वो क्या चीज़ें इस्तेमाल करते थे, किस तरह से वो ड्रेस्ड अप होते थे. तो उसके लिए हमारे जो साथी एंकर हैं फैसल करीम, वो कराची में कायद-ए-आज़म की रिहाइश पर जा पहुँचे और उन्होंने वहाँ क्या कुछ देखा आपको भी दिखाते हैं. यूं दी हमें आज़ादी के दुनिया हुई हैरान, ए कायद-ए-आज़म तेरा एहसान है एहसान. आज उस शख्स का यौम पैदाइश है कि जिसने मुसलमानाने बर्रे सग़ीर को एक नई जहद दी, एक नई उमंग दी, एक नया वलवला और एक नया जज्बा दिया. जी हाँ, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह. और आज के दिन की मुनासबत से हमने सोचा कि क्यों ना कायद-ए-आज़म के घर यहाँ आया जाए. ये मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं कायद-ए-आज़म हाउस इसे कहा जाता है. इसकी तारीख़ के बारे में आपको बताएंगे कि किसने इसको तामीर करवाया, किस किस शख्स के ये ज़ेरे इस्तेमाल रहा, फिर कायद-ए-आज़म के पास आया और कायद-ए-आज़म के बाद उनकी सबसे लाडली बहन और तहरीक पाकिस्तान में उनका हरावल दस्ता बनने वाली मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना, उनके ज़ेरे इस्तेमाल कौन कौन सी यहाँ अशिया हैं और कायद-ए-आज़म का तर्ज़ ज़िंदगी किस तरह का था. तो चलिए मेरे साथ. कायद-ए-आज़म हाउस म्यूज़ियम की तारीख बहुत ही दिलचस्प है. एक अंग्रेज़ आर्किटेक्ट ने इसको तामीर किया, जिसके बाद ये उस वक्त के एक बहुत ही मशहूर हिंदू ताजिर उन्होंने इसको ख़रीदा. इसके बाद फिर ये कायद-ए-आज़म के ज़ेर इस्तेमाल आया, जिसके बाद ये फ्लैग स्टाफ हाउस करार पाया और पाकिस्तान आर्मी के जो पहले चीफ ऑफ स्टाफ थे जनरल ग्रेसी, उनके ज़ेर इस्तेमाल ये रहा तो फ्लैग स्टाफ हाउस बना. उसके बाद दोबारा ये कायद-ए-आज़म के मिल्कियत में आया. कायद-ए-आज़म अपने दौर के एक बहुत अच्छे वकील थे, तो उनकी लॉ बुक्स हैं हमारे पास. और इस तरफ कायद-ए-आज़म को मिला हुआ एक तोहफ़ा जो कि एक रफ़ीक अहमद कंगन वाला साहब ने दिया था, जो कि पाकिस्तान का इब्तदाई नक्शा है. ये लिफाफे हैं और उसमें MAJ जो है वो लिखा हुआ है मोहम्मद अली जिन्ना के नाम से. अच्छा, और इसी तरह ये एक मैगज़ीन स्टैंड था जी. ये मैगज़ीन स्टैंड है, यहाँ पे मैगज़ीन जो है वो रखे जाते थे. कितना ये बहुत ही सादा लेकिन उतना ही स्टाइलिश ये पूरा उनका तर्ज़ तामीर यहाँ पे. और ये वो स्टिक्स हैं जो कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के ज़ेर इस्तेमाल थी, और ये उनकी चेयर और उनके ज़ेर इस्तेमाल दीगर अशिया. और वो जो वो टेलीफोन है वो बहुत ही ज़्यादा यूनिक है. चले आगे चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि अब इसका नेक्स्ट जो रूम है वो क्या है. ये सर हम मौजूद हैं कायद-ए-आज़म के ड्राइंग रूम में. ये ड्राइंग रूम जो है हमारे पास कायद-ए-आज़म के जो आउटसाइडर गेस्ट आते थे उनके लिए है. और आप जब हमारे पास इस हाउस में 2 ड्राइंग रूम्स हैं और एक स्टडी रूम है, लेकिन आप जिस रूम में जाएंगे आपको फर्नीचर्स की एक वेरिएशन मिलेगी. आप देख सकते हैं कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की जो ज़ेर इस्तेमाल चीज़ें थी, ये सोफ़ा सेट्स ये भी वही हैं. और इसके साथ जिसको डेकोर के लिए ना, मतलब कि आप उनका जो एक सेंस था
वो बहुत ही ज़बरदस्त था। फैसल साहब ये इंतहाई दिलचस्प चीज़ें हैं। अच्छा, ये जो आप बीच में क्रॉकरी देख रहे हैं, ये गवर्नमेंट ऑफ जापान और गवर्नमेंट ऑफ चाइना की तरफ से कायद-ए-आज़म को गिफ्ट में दी गई थी। अच्छा, ये जो क्रॉकरी सेंटर में है, ये सोने के पानी से मुज़य्यन है, गोल्ड प्लेटेड क्रॉकरी है। ये ब्लू कलर में जापानीज़ है और ये सिल्वर और ब्लैक कलर में चाइनीज़ क्रॉकरी है। ओके जी, अब हम आ गए हैं डाइनिंग हॉल में। जी फैसल साहब, मैं आपको बताता चलूँ जो कायद-ए-आज़म के सिबलिंग्स के बारे में ना, तो कायद-ए-आज़म के अलावा उनके 5 सिबलिंग्स थे। उनके छोटे भाई अहमद जिन्ना थे और उनके अलावा 4 बहनें, जिनमें रहमत बाई, मरियम बाई, शिरीन बाई और सबसे छोटी फातिमा जिन्ना थी। तो उनकी जो एक सिस्टर थी शिरीन जिन्ना, उन्होंने कायद-ए-आज़म को ये बतौर तोहफ़तन, बतौर गिफ्ट ये टेबल दिया था। 3 पीसेस पे मुश्तमिल ये टेबल है और 12 चेयर्स पे मुश्तमिल है। और हर चेयर के आप टॉप पर देखेंगे तो एस और जे इनग्रेव है, जिसका मतलब है शिरीन जिन्ना, ताकि उनकी बहन को इस तरह याद रखा जाए कायद-ए-आज़म। ये आज भी उसी फॉर्म में, उसी अपनी असली और ओरिजिनल कंडीशन में मौजूद है। अब हम ये आ रहे हैं पहली मंजिल पे, लेकिन ये वो तस्वीर आइकॉनिक। फैसल साहब, ये बहुत ही यादगार तस्वीर हैं इस हाउस म्यूज़ियम की। सबसे पहली तस्वीर में आप देख सकते हैं कि कायद-ए-आज़म अपनी बेटी, जिनका नाम दीना वाडिया था, उनके साथ खड़े हैं और उनकी तरफ एक तरफ उनकी बहन है फातिमा जिन्ना। दीना वाडिया का 2018 में इंतकाल हो गया था न्यूयॉर्क में। ये उनकी इकलौती बेटी है। इस तरफ हम आएंगे तो हमारे पास कायद-ए-आज़म ने जब 20 साल की उम्र में 12 डिग्री कंप्लीट की थी, तो अपनी एक तस्वीर और अपनी हैंड राइटिंग में अपने वालिद साहब को ख़त भेजा था, जिसमें उन्होंने लिखा था कि प्रेजेंटेड टू माय डियर फादर। उनकी अब ओरिजिनल सिग्नेचर 4 दिसंबर 1896 को ये भेजा था। और सिर्फ आपके पास है? जी बिल्कुल। और ये कायद-ए-आज़म और उनकी बहन, जो उनकी पॉलिटिकल कंपेनियन भी थी। एब्सोल्युटली। ये मोहतरमा फातिमा जिन्ना का बेडरूम है। यहाँ आप देख सकते हैं मोहतरमा फातिमा जिन्ना का ओरिजिनल बेडरूम। इस तरफ उनके ओरिजिनल स्लीपर पड़े हुए हैं, ठीक है। और इस तरफ उनका एक इलेक्टोरल सिंबल है, जो उन्होंने 1965 में इलेक्शन लड़ा था, जो उनका इलेक्टोरल सिंबल था लालटेन। तो वो उसकी तस्वीर है जो उनको गिफ्ट की गई थी मीर रसूल बख्श खान टालपुर की तरफ से। ये यहाँ पे मोहतरमा फातिमा जिन्ना जो हैं वो बहुत ही एनिमेटेड जो है नज़र आ रही है। गालबन कोई मीटिंग हो रही है। जी बिल्कुल। ये जो है फातिमा जिन्ना इलेक्शन कैंपेन की तस्वीर है। और जो आप नीचे कमरा देख के आ रहे हैं, जिसको स्टडी रूम कहते हैं, ये वहाँ जो है मीटिंग कर रही हैं अपने इलेक्शन की कैंपेन के हवाले से। बहुत ही ख़ास और अहम मीटिंग चल रही है यहाँ। ये फातिमा जिन्ना का ड्रेसिंग रूम है और चेंजिंग रूम है। वो जो वुडन एरिया आप देख रहे हैं, बड़ी खूबसूरती से इनकार किया हुआ है, ये चेंजिंग रूम था। और ये सामने पे जो आप शीशा और देख रहे हैं, ये ड्रेसिंग एरिया था, जिस पे जो ओरिजिनल परफ्यूम बोटल्स पड़े हुए हैं फातिमा जिन्ना के। और बीच में एक टेलकम पाउडर है। उस दौर में जो पफ वाला पाउडर यूज़ किया जाता था, वही ओरिजिनल, और अपनी सारा सामान अपनी ओरिजिनल कंडीशन में इसको महफूज किया गया है, सारे सामान को। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, जब भी हम तहरीक पाकिस्तान के हवाले से सोचते हैं, उनकी तस्वीर आती है शेरवानी और वेस्ट कोट और जिन्ना कैप में। और साथ ही साथ कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की शख्सियत का एक पहलू ये भी है, ही वॉज एन एब्सोल्यूट वेल ड्रेस्ड पर्सन। बहुत ही ज़बरदस्त। उस वक्त की आप उनकी तस्वीर देखें, उनकी सूटिंग्स, उनकी ये हैट्स, उनकी कैप्स और उनके जूते, वो बहुत ही ज़बरदस्त है। मैं आपको अभी आगे चल के दिखाऊंगा कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के ओरिजिनल एक पेयर शू का वो रखा हुआ है। ये जो है इस हाउस का लास्ट पार्ट है, जहाँ पे विज़िट हमारा कंक्लूड होता है। तो अगर आप बेडरूम के सीधे हाथ पे देखें तो कायद-ए-आज़म की सेकंड वाइफ रतन बाई, जो कि कन्वर्टेड मुस्लिम हो गई थी, जिनका नाम था मरियम जिन्ना। इस तरफ अगर आप देखें सामने शोकेसेस में, तो मुस्लिम लीग फेडरेशन की बुक है और कुरान पाक जो कायद-ए-आज़म पढ़ा करते थे, उनकी कुरान है और एक ला बुक है उनकी, ठीक है। इस तरफ एक गवर्नमेंट ऑफ चाइना की तरफ से दिया गया ओरिजिनल संदल बॉक्स का एक गिफ्ट है, जिसके ऊपर आप देख सकते हैं खूबसूरत चाइनीज़ आर्ट कार्व्ड, हाँ बिल्कुल चाइनीज़ आर्ट कार्व्ड हुआ है। ओके जी, तो अब हम आए हैं मोहतरमा फातिमा जिन्ना के ज़ेर इस्तेमाल जो दो गाड़ियाँ थी, उनकी डिटेल्स लेते हैं। एक तो मर्सिडीज़ मैं देख रहा हूँ और दूसरी जो है वो कैडिलैक है। आई मीन आउटस्टैंडिंग, बहुत ही ज़बरदस्त। इसकी जो ख़ास तौर पे ये वाली जो इसकी जो शान व शौकत है ना, वो है ही डिफरेंट। तो सर ज़रा बताएं जावेद साहब इन गाड़ियों के बारे में। बिल्कुल फैसल साहब, ये 2 गाड़ियाँ हैं हमारे पास। ये दोनों जो है मोहतरमा फातिमा जिन्ना के ज़रिए इस्तेमाल थी और दोनों बहुत ही खूबसूरत गाड़ियाँ हैं। अगर आप इस तरफ देखेंगे, एक कैडिलैक 5000 सीसी है, ठीक है, मतलब अपने दौर की एक बेहतरीन गाड़ी, और अभी इस दौर में एक विंटेज के तौर पे बहुत खूबसूरत गाड़ियों में शामिल होती है ये।
और दूसरी जो गाड़ी है हमारे पास वो है मर्सिडीज़ 3000 सीसी। ठीक है, ये भी अपने दौर की एक बहुत खूबसूरत गाड़ी है। और मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो गाड़ियाँ हैं तो उनकी ओरिजिनल कंडीशन थी, आप तस्वीरों में देख सकते हैं, वो थी। तो हमारे एक मिनिस्टर साहब ने इस टास्क को सीरियस लिया और दोनों गाड़ियों को रिस्टोर करवाया। अब मैं आपको बताता चलूँ कि इन गाड़ियाँ इतनी बेहतरीन तरीके से रिस्टोर हो चुकी हैं, ये आप इसमें चाबी डालें, इग्निशन दें और स्टार्टिंग कंडीशन में ये गाड़ियाँ। हमारे साथ मौजूद हैं फ़ारूक सोमरो साहब भी। फ़ारूक साहब बहुत शुक्रिया। थैंक यू आपका भी बहुत शुक्रिया। आपके आए खुशी हुई है, हमें बहुत थैंक यू वेरी मच। प्लेजर ऑल माइन फ़ारूक। और जावेद भाई आपका भी बहुत शुक्रिया। फैसल साहब, मैं इसके अख्ताम पे बस ये कहना चाहूँगा कि हमारे इंचार्ज साहब की तरफ से और बहैसियत असिस्टेंट क्यूरेटर जावेद मंजूर की तरफ से मैं आप लोगों का शुक्रगुजार हूँ कि आप आए यहाँ पे और हमारे नाजरीन के लिए आपने ये जो एक हमारा तारीख़ी विरसा है जिसमें हमारे बानी पाकिस्तान रहायश पजीर थे, उनकी बहन जो थी फातिमा जिन्ना रहायश पजीर थी, उनसे हमारे नाजरीन को रोशनास कराया, उनके अफादियत और उसकी जो है इम्पोर्टेंस पे आपने बात की। और उम्मीद है कि जो हमारी यंग जनरेशन है इस प्रोग्राम को देखेगी और वो भी इसी तरह विज़िट करेगी और इस हाउस म्यूज़ियम का। तो ये था कायद-ए-आज़म हाउस म्यूज़ियम, बहुत ही सादगी से तैयार किया हुआ लेकिन बहुत ही ज़्यादा दिलकश, बहुत ही ज़्यादा एलिगेंट इसकी तर्ज़ तामीर। हमने आपको दिखाया कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के तर्ज़ जो ज़िंदगी है वो किस तरीके की थी, किस तरीके की वो ज़िंदगी गुजारते थे, और उनकी बहन जो कि उनकी पॉलिटिकल कैंपेनियन भी थी मोहतरमा फातिमा जिन्ना, उनके ज़ेरे इस्तेमाल कौन कौन सी अशिया यहाँ पे मौजूद हैं। बतौर कौम ना सिर्फ हमारी ये ज़िम्मेदारी है कि हम सिर्फ इस एक दिन नहीं बल्कि जब भी हमें मौका मिले हम ऐसी जगहों पर आएँ जहाँ पे हमें इस बात का अंदाज़ा हो कि हमारे जो अकाबरीन हैं, जो हमारे सियासी लीडरान हैं और जो हमारे बानियान पाकिस्तान हैं वो किस सादा तरीक़े से ज़िंदगी गुजारते थे, उनकी सादगी से हम सबक हासिल करें। थैंक यू सो मच फैसल, इतना खूबसूरत म्यूज़ियम, और मैं तो सिर्फ उनकी गाड़ियाँ, उनके कपड़े, जूते, फर्नीचर देख रही थी। क्या ही वेल ड्रेस्ड इंसान थे वो, और ये सब कुछ देखकर गूज़बम्स आ जाते हैं। क्या सादगी थी, और वाकई ये बात सही है कि आज के दौर में इन तमाम चीज़ों को बड़ी खूबसूरती के साथ प्रिजर्व किया गया है, और जो हमारी नौजवान नस्ल है, हमारी यूथ है, वो ज़रूर जाएं वहाँ पे, जाकर विज़िट करें, उनकी सादगी देखें। यू नो, ये एक पैट्रियाटिज़म होता है, ये अंदर की चीज़ होती है, और वालिदैन को चाहिए वो ज़रूर अपने बच्चों को लेकर वहाँ पर जाएँ। आज के दिन ख़ास तौर पर ले जाके विज़िट करें, बच्चों को बताएँ उनके बारे में। सो वक्त हो जाता है एक ब्रेक का, लेकिन वापस जल्दी आना है क्योंकि प्रोग्राम अभी बाकी है। लेट्स टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक जनाब, उम्मीद करते हैं आपका दिन अच्छा गुजर रहा होगा। सब्ज़ हिलाली परचम में ये जो सफ़ेद रंग है ये भी हमारा ही रंग है। जितना ये सब्ज़ है उतना ही सफ़ेद भी, और ये रंग इस मुल्क में बसने वाली अक़लियतों की पहचान है जो हमारा और इस मुल्क का अटूट हिस्सा है। इनके बगैर कायद-ए-आज़म का विजन भी इतना ही अधूरा है जितना सब्ज़ हिलाली परचम। तो आज यौम क़ायद पर हमारी मसीह बरादरी क्रिसमस की खुशियाँ मना रही है। मुल्क भर में क्रिसमस की खुशियाँ किस तरह मनाई जा रही हैं, इसी पर बात करने के लिए हमारे पास मौजूद हैं पास्टर क्रिस्टोफर क्रिस्टी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। Thank you, God bless you, welcome World Television. गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जी, आप के पास्टर होने के अलावा आप माशाल्लाह सोशल एक्टिविस्ट भी हैं और मसीह बरादरी के नुमाइंदे भी हैं, कम्युनिटी की फलाह बहबूद के लिए काम भी करते हैं, पेश भी रहते हैं। तो सबसे पहले मैं आपकी ही स्ट्रगल पे, आपकी ही जद्दोजहद पर बात करना चाहूँगी, और थोड़ा क्रिसमस के हवाले से बताइए कि पाकिस्तान में मसीह बरादरी क्रिसमस का त्यौहार किस तरह मनाती है, क्या एक्टिविटीज़ होती हैं? जी, मैं सबसे पहले शुक्रगुजार हूँ वर्ल्ड टेलीविज़न का कि आज उन्होंने मुझे मौका दिया, और मैं बताना चाहता हूँ कि पूरे पाकिस्तान में हम बड़े धूम से क्रिसमस की सेलिब्रेशन जो है वो मनाते हैं, और इस खूबसूरत त्यौहार को हज़रत ईसा के जन्मदिन की पैदाइश का ये दिन है। और हम पूरे पाकिस्तान में सबसे पहले
हमारी जो 24 की नाइट होती है, पूरी रात इबादत होती हैं और 25 की सुबह हम चर्च जाते हैं और चर्च जाकर वहाँ पर हम जो अपनी ईद है, जो क्रिसमस है, इसकी सेलिब्रेशन की इबादती प्रोग्राम होते हैं जिसमें हमदो सना होती है, गीत होते हैं और इसके साथ साथ हम बाइबल मुक़द्दस करते हैं। हमारा सलाम जो होता है और सलामती पर होता है और पूरे पाकिस्तान के जो चर्चेस हैं बड़े ही पीसफुल, बड़े ही खूबसूरत अंदाज में इसे सेलिब्रेट करते हैं जी। और आज के दिन की कोई स्पेशल एक्टिविटीज होती तो है? बहुत ही खुशियों के साथ जी, आज के दिन पर ज्यादा एक्टिविटीज ये होती हैं कि पूरे पाकिस्तान से क्या पूरी दुनिया में अमन के लिए केक काटा जाता है और इसके साथ साथ इबादत होती है और जो लोग हैं, जो हमारे प्यारे हैं, जो डिजर्विंग हैं, जो गरीब हैं, जो यतीम हैं या जो मजलूम है या कैदी है, उन सब के पास जाया जाता है और उनके साथ भी इस खुशियों को सेलिब्रेट किया जाता है और लोग कैदियों की रिहाई के लिए जाते हैं, उनके लिए काम करते हैं और जो भट्ठा और इस तरह की कम्युनिटी होती है उनके साथ केक काटते हैं क्योंकि यही पैगाम है कि जो बेसहारा है उनके लिए जो हजरत ईसा थे, हमारे खुदावंद यीशु अल मसीह, वो निजात की खुशखबरी लेके आए, तो सबके साथ ही इस निजात के दिन को सेलिब्रेट किया जाता है। क्रिसमस के साथ आज यौम क़ायद भी है और जब भी अक़लियतों का जिक्र आता है तो क़ायद-ए-आज़म का जो मशहूर ख़िताब है उसका ख़्याल आता है कि तुम आज़ाद हो, मंदिरों में जाने को भी तुम आज़ाद हो, मस्जिदों में जाने को तुम आज़ाद हो, गिरजा घरों में जाने को तुम आज़ाद। इस तकरीर की जो है ना वो एक हर बंदा तारीफ़ ही करता है और आपके ख़्याल में इन जुमलों की आज भी कितनी इम्पोर्टेंस है? 11 अगस्त को क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने बहुत ही खूबसूरत खिताब दिया और उसने कहा कि आप आज़ाद हैं अपने गिरजाघरों में जाने के लिए, आप आज़ाद हैं अपने मंदिरों में जाने के लिए, आप आज़ाद हैं अपनी मस्जिदों में जाने के लिए। इस पाकिस्तान के झंडे में जो वाइट हिस्सा है वो माइनॉरिटीज़ को शो करता है और हम शुक्रगुजार हैं पाकिस्तान के लिए और इस खूबसूरत क़ायद-ए-आज़म के विजन के लिए कि जिन्होंने एक ऐसे पाकिस्तान की बुनियाद रखी जिसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं, जिसमें हर मजहब को, हर फिरके को और हर रंग नस्ल को आज़ादी है। हम पाकिस्तान में रहते हुए इस खूबसूरत पैगाम को और क़ायद-ए-आज़म जो 11 अगस्त का खिताब है वो पूरे पाकिस्तान में तमाम लोगों की अक्कासी करता है। हमें तमाम चर्चेज में सिक्योरिटीज भी दी जाती हैं और हुकूमत की जानिब से कुछ बहुत से ऐसे इक़दाम किए जाते हैं जिससे हमेशा सराहा गया है। हमें अपनी इबादत में जाने की आज़ादी है, हमें अपनी तमाम जो तकरीबात हैं उन्हें आज़ादी से मनाने की मौका दिया जाता है और इसके साथ साथ हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाती है। मैं शुक्र अदा करता हूँ अपने तमाम सिक्योरिटी इदारों का, खासतौर पे पुलिस और इसके साथ साथ जितनी भी सिक्योरिटी हैं ये हमारे चर्च फराहम करते हैं ताकि हम आज़ादी क्रिसमस को सेलिब्रेट कर सकें। मैं शुक्रगुजार हूँ अपनी तमाम गवर्नमेंट का कि जो हमें आज़ादी के साथ इस मुल्क में बसने और हमें अपनी तमाम मजहबी त्यौहार और मजहबी जो हमारी तकरीबात है उनमें जाने की और हमें मनाने की आज़ादी है। और आज ये जो क़ायद-ए-आज़म का विजन है वो पूरा है और मैं शुक्रगुजार हूँ अपने तमाम मुस्लिम बहन भाइयों का, वो भी हमसे मोहब्बत करते हैं और इस इंटरफेथ हारमनी के पैगाम को, अमन को, नो मैटर वेदर वो या क्रिश्चियन, मुस्लिम, हिंदू, बुद्धिस्ट, वी आर ओनली जो है हम मोहब्बत करते हैं, इंसानियत के लिए काम करते हैं और एक खुशी की जो भाईचारा है वो पाकिस्तान में नज़र आता है। बिल्कुल। पास्टर क्रिस्टोफर, आप सोशल वर्कर भी हैं, आप अपनी कम्युनिटी की फलाह बहबूद के लिए बहुत अहम किरदार अदा कर रहे हैं। सरगोदा में कोई इंस्टीट्यूट भी है, उस हवाले से ज़रा आप बताइएगा कि जो आपने अभी खोला है उसकी कुछ डिटेल्स हमारे साथ शेयर करें। जी, मैंने सरगोदा में हमारा रिहाई कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी है और जिसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं, बच्चों को हम फ्री ऑफ कॉस्ट IT कोर्स दे रहे हैं जिसमें ग्राफिक डिजाइनिंग, वेब डेवलपमेंट और सोशल मीडिया मार्केटिंग और कंप्यूटर एप्लीकेशन। हमारे पास बहुत सारे नौजवान आते हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो स्टडी कर रहे हैं रिहाई कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी के साथ साथ। इस क्रिसमस के मौका पर हमारा यही मिशन है कि हम पूरे पाकिस्तान में बहुत सारे ऐसे अपने सेंटर्स का क्याम करें। अभी हमारे मुख्तलिफ और शहरों में भी सेंटर काम कर रहे हैं जहां पर बच्चों की करियर काउंसलिंग की जाती है और उसके साथ साथ उनको स्पोकन इंग्लिश के कोर्स दिए जाते हैं और कंप्यूटर एप्लीकेशन और सिलाई सेंटर के काम हो रहे हैं। तो सरगोदा के साथ साथ हमारे और सेंटर है। तो ये मिशन हमारा इस क्रिसमस पर भी है कि हम नौजवानों की फलाह बहबूद के लिए काम करें, नौजवानों की तरक्की के लिए काम करें। इस क्रिसमस का जो हमारा थीम है वो नौजवानों पर है
और ताकि नौजवानों के अंदर उनकी मेंटल हेल्थ, क्योंकि बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है, मायूसी बहुत ज़्यादा है, गुर्बत बहुत ज़्यादा है और बहुत सारे हमारे जो नौजवान हैं वो चैलेंजेस को फेस कर रहे हैं। इन्हीं चैलेंजेस को और इन्हीं मुश्किलात को उन्हें निकालने के लिए, उनको हुनरमंद बनाने के लिए हमारी कोशिशें भी हैं और यही हमारा कॉलेज काम कर रहा है। बहुत ही ज़बरदस्त काम कर रहे हैं आप लोग, बहुत खूब। अच्छा पास्टर क्रिस्टोफर, आप आज के दिन के हवाले से हुकूमत से कोई अपील करना चाहें, कोई मैसेज देना चाहें या आवाम को कोई मैसेज देना चाहें तो प्लीज़ ज़रूर दीजिए। मैं चाहता हूं कि सबसे पहले कि जितने भी हमारा इस वक्त पूरे पाकिस्तान में पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी है, हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा जो है वो तशद्दुद पे हुकूमतें जो है और अपोजिशन पार्टीज़ हैं। मैं चाहूँगा कि मुज़ाकरात हो और पाकिस्तान में जल्द एक अच्छी हुकूमत बने और जिसकी रिस्पेक्ट भी हो, और जितने लोग और जितने नौजवान मायूस होकर मुल्क छोड़ रहे हैं, जितने भी नौजवान जो है वो टंकी लगा के आप देखते हैं कि वो उनकी डेथ हो रही है, तो मैं चाहूँगा कि हुकूमत जो है तमाम लोगों का ख्याल करे और यहाँ पर बसने वाले जो तमाम कम्युनिटीज़ के लोग बहुत हैं, ज़बरदस्त जी पास्टर क्रिस्टोफर, बहुत ही अच्छी अच्छा मैसेज और बहुत ही अच्छी बात। थैंक यू सो वेरी मच। और जितनी आज हमारी ये बरादरी क्रिसमस मना रही है उन सभी लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो। और साथ ही कायद आज़म का बर्थडे तो है ही, लेकिन मेरे अपने घर में मेरी अपनी वालदा का भी बर्थडे है, वो इस वक्त देख रही हैं, तो हैप्पी बर्थडे ममा। और इसके साथ ही हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आते हैं और देखते हैं प्रोग्राम में और क्या क्या है। वेलकम बैक। आप सोच रहे होंगे कि मैं क्या कर रही हूँ, मेरा इंटरनेट काम नहीं कर रहा। और सिर्फ मेरा ही नहीं भाई, पाकिस्तान में इंटरनेट सर्विस अब भी मसला बनी हुई है, हर एक का यही मसला है, जिसके हल के लिए अब हुकूमत हंगामी तौर पर इक़दाम उठा रही है। एक ख़बर तो ये भी है कि इंटरनेट स्पीड बढ़ाने के लिए जदीद केबल पाकिस्तानी केबल से मुंसलिक कर दिया गया है। ये केबल 180 टेराबाइट्स फी सेकंड तक डाटा ट्रांसफ़र करने की गुंजाइश रखता है, जिससे सोशल मीडिया ऐप्स समेत इंटरनेट की मजमूई जो स्पीड है उस पर नुमाया बेहतरी आ सकेगी। दूसरी जानब PTI ने VPN रजिस्ट्रेशन के हवाले से साबका कोशिशों के मतलूबा नताइज हासिल न होने के बाद एक नई हिकमत अमली बनाई है, जिसके तहत PTI ने एक नए लाइसेंस कैटेगरी इंट्रोड्यूस करवाने का डिसीजन लिया है, जिसके तहत कंपनियां VPN की खदमात की फरहमी के लिए इजाज़तनामे की दरख्वास्त दे सकेंगी। इन डेवलपमेंट्स पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डिजिटल राइट्स एक्टिविस्ट सदफ खान, उनका नाम है, उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो एंड वेरी गुड मॉर्निंग सदफ। अस्सलाम वालेकुम जी, गुड मॉर्निंग। सदफ, सबसे पहले ये नए केबल लाइन पर बात कर लेते हैं, जिससे पाकिस्तानी लाइन को जो है वो मुंसलिक किया गया है। क्या इस तनसीब से अब इंटरनेट की रफ्तार में फ़र्क पड़ेगा या कितना फ़र्क पड़ेगा? क्या हम 5G 4G से आगे की जानिब जा रहे हैं? देखिए, मेरा अपना अंदाज़ा ये है कि कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अच्छा। अभी तक जो इंटरनेट की स्पीड के इश्यूज़ थे उसमें इंफ्रास्ट्रक्चरल इश्यूज़ या केबल का सही नहीं होना, हालांकि ये एक्सक्यूज़ेस यूज़ की गई हैं, लेकिन हमें ये भी पता है कि जो लॉफुल इंटरनेट, जो सर्वेलेंस सिस्टम लगाया जा रहा है, जो फायरवॉल लगाई जा रही है, डीप पैकेट इंस्पेक्शन की जा रही है, ये सारी वो चीज़ें हैं जो एक नई लेयर क्रिएट करती हैं बिटवीन जो आपका इंफ्रास्ट्रक्चरल कनेक्टिविटी है और जो आपका यूज़र है। तो इस नई लेयर को जब तक टैकल नहीं किया जाएगा, पीछे से आप स्पीड अगर बढ़ा भी दें एंड यू आर स्टिल गोइंग थ्रू अ फिल्ट्रेशन सिस्टम, तो कोई ख़ास उस पर फ़र्क मुझे तो पड़ता हुआ नज़र नहीं आता। हाँ, अगर गवर्नमेंट नई केबल लगाने के साथ साथ जो अपनी फिल्ट्रेशन की कोशिशें हैं ये थोड़ी कम कर दे या थोड़ी इफ़ेक्टिव चीज़ें इस्तेमाल करना शुरू कर दे, तो शायद हमें इंटरनेट की स्पीड बेहतर होती हुई नज़र आए। अच्छा, वैसे सदफ, फायरवॉल की मैं अगर बात करूं तो पाकिस्तान में इंटरनेट कुछ माह पहले तक तो बिल्कुल ठीक था, फिर कहा जाने लगा कि फायरवॉल इंस्टॉल की जा रही है, फायरवॉल, जिसकी वजह से जो है ये तमाम चीज़ें शुरू हुई और जिससे ये तासुर भी पैदा हुआ कि हुकूमत ने जानबूझकर इंटरनेट की जो स्पीड है वो सुस्त कर दी है। लेकिन दूसरी जानिब हुकूमत की इंटरनेट की स्पीड बढ़ाने के लिए नए केबल पर पाकिस्तान को मुंसलिक भी कर रही है कि भाई नए केबल लग रहा है, स्पीड अच्छी हो जाएगी। ये सब हो क्या रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मेरा ख्याल है कि हुकूमत को भी समझ नहीं आ रहा है कि उन्हें करना क्या है। हमें ऑब्वियसली पता है कि कुछ चैलेंजेस हैं जो इंटरनेट से मुंसलिक हैं, हमें पता है कि लोग किस तरह इस्तेमाल करते हैं, वी नो कि देयर आर सम नेगेटिव यूजेस एज वेल, लेकिन उनको रोकने के लिए एक ऐसी रेगुलेटरी रजीम क्रिएट करना जिससे सारी की सारी अवाम मुतासर हो, ये कोई इफ़ेक्टिव सॉल्यूशन तो नज़र नहीं आता।
अभी तक हुकूमत ने हमें सिक्योरिटी का रीज़न बहुत ज़्यादा बताया है, मोस्ट ऑफन जो हमें सुनने में आता है, लेकिन जब आप एक ऐसी अनसर्टनिटी क्रिएट कर देते हैं थ्रू ऑल दीज डिफरेंट मेजर्स, वो भले VPN रजिस्ट्रेशन वाली बात हो, वो फायरवॉल लगाने वाली बात हो, इंटरनेट शट डाउन हो, इंटरनेट को स्लो करना हो। अब ये चलते हैं आपको एक ब्रेक की तरफ, ब्रेक से वापस आते हैं और प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। वेलकम बैक जनाब। इंटरनेट की ही दुनिया से एक और अहम खबर आपके साथ शेयर करते हैं। बड़ी परेशान कौन है वैसे, नेशनल साइबर एजेंसी रिस्पांस टीम ने एक एडवाइजरी जारी की है कि जिसमें माइक्रोसॉफ्ट के जो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, वो कुछ नाक़िस सिक्योरिटी का शिकार है। वो उसमें कोई भी हैकर दाखिल हो सकता है और आपकी प्राइवेसी को जो है वो नुकसान पहुंचा सकता है। इसी पर बात करने के लिए हमने स्टूडियोज़ में दावत दी है सहरिश अशफाक को, जो कि हैं साइबर सिक्योरिटी एंड डाटा प्राइवेसी एक्सपर्ट। तो ये सवाल तो डायरेक्ट बनता ही है सहरिश, वेलकम टू द शो। भाई इतना आसान हो गया हैकर्स के लिए कि विंडोज़ में झपटे और लेकर हैक करके भाग निकल लिए? सबसे पहले तो सोनिया, थैंक यू सो वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी इन द शो। और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है एंड द टॉपिक इज़ वेरी फास्ट। अगर हम बोलना चाहें तो इट विल टेक अ लॉट मोर टाइम, राइट। लेकिन आपके सवाल का मैं बहुत ही मुख्तसर सा जवाब देती हूँ कि देखें, क्योंकि हम सबको पता है कि इस वक्त जो डिजिटल इकोसिस्टम है ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंडेड है, ठीक है। हर चीज़ डिजिटलाइज हो रही है, तो हैकर्स को भी अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि वो किसी ना किसी तरीके से इस तरह की वीकनेसेस आइडेंटिफाई करें कि वो सिस्टम्स में इंटरप्ट कर सकें और इसी तरह कॉमन यूज़र्स को ना सिर्फ नुकसान पहुँचा सकें बल्कि ऑर्गेनाइजेशंस को भी नुकसान पहुँचा सकें। इसीलिए भी हाल ही में मैंने भी ये नोट किया कि बहुत सारी जो हैं वो इस तरह की वीकनेसेस थी, वल्नरेबिलिटीज़ थी जो कि आइडेंटिफाई हुई। माइक्रोसॉफ्ट जो कि एक इंतहाई मशहूर प्लेटफॉर्म है, अभी हाल ही में बहुत ही मुख्तसर अरसे में उसमें एक 0 डे वल्नरेबिलिटी आइडेंटिफाई हुई और ये एक ऐसी वल्नरेबिलिटी होती है जिसकी कोई मिटिगेशन नहीं होती, ठीक है। इस वजह से ये एक थोड़ा सा जो था ना, ये एक हाइप्ड एलिमेंट था, बट समहाउ दिसंबर का जो रोल आउट माइक्रोसॉफ्ट का था उसमें उन्होंने जो सिक्योरिटी पैचेस का रोल आउट किया उसमें उन्होंने उस वल्नरेबिलिटी को एड्रेस किया और उसका जो मिटिगेशन या सिक्योरिटी पैच था वो अब उन्होंने उसको अवेलेबल किया। ओके, तो अब इससे बचा कैसे जाए? जैसे एक आम यूज़र है जी, आप लोग तो चले माशाल्लाह एक्सपर्ट हैं ना, आप लोगों को तो पता है कि क्या करना है। अब जैसे मैं तो बिल्कुल ही ब्लैंक हूँ इस हवाले से, मेरा कोई सिस्टम हैक कर जाता है तो मैं किस तरह से उसको अपने सिस्टम को बचाऊँ इस तरह? एग्जैक्टली तो देखिए, आम यूज़र जो है ना, स्पेशली अब तो मोबाइल हर किसी के हाथ में है और इसी तरह लैपटॉप्स हर किसी के हाथ में, एवरीवन इज़ मेकिंग देयर अकाउंट्स एंड एवरीवन इज़ गोइंग ऑनलाइन। तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपने जितनी भी क्रेडेंशियल्स हैं, जो भी हमारे यूज़र नेम पासवर्ड्स हैं, एक तो ये कि हम उन पासवर्ड्स को कॉम्प्लेक्स रखें। द अदर थिंग इज़ दैट बहुत ज़रूरी है कि हम उन पासवर्ड्स को जो है ना वो टाइमली चेंज भी करें। अच्छा। ऐसा नहीं हो कि हम पासवर्ड्स जो है ना वो रख के और फिर हम उसको छोड़ दें, बिकॉज ये एक ऐसे लूप होल्स होते हैं जिसके बारे में हमें आइडिया ही नहीं होता और हम बड़े कॉमन से रख देते हैं। लेट्स से कि बहुत सारे लोग अपना नाम रख दिया, डेट ऑफ बर्थ रख देते हैं। एग्जैक्टली, तो ये एक बहुत ही कॉमन सा फैक्टर होता है। इसके अलावा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारे मोबाइल पे, हमारे लैपटॉप पे अक्सर आपको नज़र आता होगा कि एक पॉपअप आता है कि सिक्योरिटी पैच अवेलेबल या अपडेट्स कर लें। हम क्या करते हैं, हम उस अपडेट को इग्नोर कर देते हैं एंड देन वी जस्ट गो ऑन, राइट, एंड वी जस्ट एंजॉय द लाइफ इन द इंटरनेट। लेकिन ये अपडेट्स इंतहाई ज़रूरी हैं, हमारे मोबाइल पे भी बहुत ज़रूरी हैं और हमारे लैपटॉप पे भी बहुत सिस्टम पे भी ज़रूरी है। लेकिन अगर मेरा सिस्टम हैक हो जाता है तो मुझे पता कैसे चलेगा कि ये हैक हो गया? कुछ आएगा, कोई निशानी या पॉपअप होगा, मैसेज और एनीथिंग? जी, अगर लेट्स से कि कोई सिस्टम हैक हो जाता है, उसकी डिफरेंट किस्म की जो होती है ना वो उसके बिहेवियर्स होते हैं और सबसे जो उसका एक बेस्ट बिहेवियर है वो ये है कि सिस्टम एबनॉर्मल बिहेव करता है, ठीक है। वट एवर यू आर डूइंग, समटाइम्स सिस्टम बहुत स्लो हो जाता है, समटाइम्स सिस्टम आपको उस तरह रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा होता, ठीक है। कुछ ऐसे मेलवेयर्स और रैंसमवेयर्स, कुछ ऐसे रैंसमवेयर्स भी हैं जो कि पास में इंतहाई हाइप्ड रैंसमवेयर्स थे जिनकी वजह से पूरे सिस्टम्स यूज़र्स के एनक्रिप्ट हो गए
और फिर वो उसको जो है वो रिकवर भी नहीं कर पाए। तो इस तरीके से कुछ इस तरह की डिफरेंट आइडेंटिफिकेशंस होती हैं जिसके थ्रू हमें पता चल सकता है कि जी अच्छा हमारा सिस्टम। लेकिन वैसे हम गलती करते कहाँ पर हैं कि सिस्टम जो है वो हमारा हैक हो जाता है? कहाँ कुछ तो एक मिस्टेक हम छोड़ हैं, कोई विंडो कोई कुछ तो ऐसा है ना? वो बताइए। देखिए सबसे पहले तो मैंने जैसे बताया अपडेट्स बहुत ज़रूरी हैं। हम सबसे पहली बड़ी गलती हम ये करते हैं, हम लेटेस्ट अपडेट्स जो है ना उनको इग्नोर कर देते हैं एंड वी डू नॉट इंस्टॉल देम, राइट। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सही है, ये बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा बहुत ज़रूरी है कि हम वेबसाइट्स के ऊपर जाते हैं, विज़िट कर रहे होते हैं और उसमें समटाइम्स कुछ जो है ना वो एडवर्टाइजमेंट के पॉपअप्स आ रहे होते हैं और हम उसके ऊपर जाके अनइंटेंशनली डबल क्लिक करके उसको डाउनलोड कर लेते हैं। हमें पता ही नहीं होता बैकएंड पे क्या डाउनलोड हो रहा है। एग्जैक्टली, बैकएंड पे के वायरस ही ना डाउनलोड हो रहा है, ये भी पता नहीं होता। ये मैलिशियस फाइल्स जो होती हैं ना ये हमारे सिस्टम को करप्ट कर देती हैं और ये ज़रूरी नहीं है कि ये उसी वक्त करें। समटाइम्स इट टेक्स अ लॉट मोर टाइम टू गेट योर सिस्टम इन्फेक्ट। अच्छा, तो मतलब ये तो इतना कुछ टेक्निकल है कि एक आम यूज़र इसको किस तरह से कर सकेगा? मैं सिर्फ ये सोच रही हूँ कि जैसे अगर कोई चीज़ अपडेट होने का भी आपको इशारा मिलता है आपके लैपटॉप पर या आप डिफरेंट एप्लीकेशंस का, आपने क्लिक किया, पता चला कि वो तो वायरस है, तो अब उसका मैं कैसे पता लगाऊँ कि आया ये अपडेट्स ठीक हैं या कोई वायरस तो पॉपअप नहीं हुआ है? देखिए जो विंडोज़ की अपडेट होती है ना वो बिल्कुल एक सेपरेट होती हैं, लेकिन अगर आप किसी वेबसाइट के ऊपर जाते हैं और उस वेबसाइट को लिंक करते हुए साइट में अगर कोई पॉपअप आ रहा होता है ना, दैट इज़ समथिंग वेरी डिफरेंट और वो नज़र भी आ रहा होता है बिकॉज उसमें इस तरह का मैसेज आ रहा होता है। जो विंडोज़ की अपडेट होती है वो आपकी बिल्कुल इंटायरली डिफरेंट होती है। जैसे ही आप अपना सिस्टम जो है वो लॉगिन करते हैं, ठीक है, वो साइट पर आपकी विंडोज़ की अपडेट आ जाती है तो आपको उस पर पता चल जाता है कि जी ये विंडोज़ अपडेट है। अच्छा, तो जो एंटीवायरस वगैरह होता है वो करामद होता है कि उसके साथ साथ बिल्कुल होता है। एंटीवायरस अगर हम अपने लैपटॉप्स के ऊपर इंस्टॉल करें और एंटीवायरस ना सिर्फ इंस्टॉल करें बल्कि उसको भी हम अपडेट करते रहें, तो ये भी बहुत ज़रूरी है कि हम एंटीवायरस की जो सिग्नेचर्स हैं वो हम देख रहे हों कि ये अपडेट हो रहा है नहीं हो रहा है। समटाइम्स जो होता है वो ऑटोमेटेड नहीं होता, हमें खुद ही इसको मैनुअली जो है ना वो अपडेट करना पड़ता है और उसको स्केजुलाइज। अच्छा, वैसे सैरिश आई वंडर कि जो हैकर्स होते हैं कैसे सिस्टम को हैक कर लेते हैं, वो करते क्या हैं? लाइक वो क्या चीज़ करके आपके विंडोज़ में एंटर होके हैक होती है, किसी एप्लीकेशन के थ्रू है या वो आता है ना पासवर्ड के, ये इसमें अपना पासवर्ड डाल दें, मतलब किस तरह से वो हैक किया जा सकता है? ये जानना इसलिए भी ज़रूरी है कि आम आवाम जो इस वक्त आपको देख रही है वो थोड़ा सा आजकल ये ऐसा हो रहा है ना कि जी मुझे एक वो आया था मैसेज और मैंने उसको टाइप किया तो जी मेरा तो व्हाट्सएप भी हैक हो गया, मेरा तो सिस्टम हैक हो गया, तो ये थोड़ा सा आप बताइए इसके बारे में। देखिए हैकिंग की ना डिफरेंट स्ट्रैटेजीज़ होती हैं, ठीक है, कोई एक तरीका कार नहीं होता बिकॉज हैकर इज़ वेरी स्मार्ट, राइट। तो अब स्मार्ट जैसे फॉर एग्जांपल एग्जैक्टली जैसे फॉर एग्जांपल समटाइम्स हमें कोई ईमेल रिसीव होती है, ठीक है, और उसका बड़ा अट्रैक्टिव सा कंटेंट होता है और उस ईमेल के नीचे बड़ी अट्रैक्टिव सी कुछ लाइंस लिखी हुई होती हैं और एक जो है ना वो आपको नीचे उस पर लिंक नज़र आएगा। अब हमें लगता है कि यार ये शायद वाकई में मुझे कोई इनविटेशन आ रही है कि जी मैंने इंडोनेशिया वाकई जाना है और मुझे फ्री का कोई रिजॉर्ट मिल जाएगा, लेट्स डबल क्लिक और देखती हूँ कि मैं आगे कहाँ जाती हूँ। बस आपने उसको डबल क्लिक किया और वो लिंक बेसिकली वो जो लिंक्स होते हैं इस तरह के लिंक्स मैलिशियस होते हैं। इसी तरह समटाइम्स हमारे पास मैसेजेस में आपके जो मोबाइल फ़ोन है उसके ऊपर कोई मैसेज आता है और उस पर भी बड़ा अट्रैक्टिव सा कोई अपीलिंग सा मैसेज होता है और उस पर होता है कि जी इस पर डबल क्लिक करें तो फ़लाँ आप शॉपिंग की वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे और आप जो है वो फ्री शॉपिंग कर सकते हैं, इतने हज़ार आपको डिस्काउंट मिल सकता है, मतलब कि बहुत सारे तरीके हैं हैक, बहुत ही कम तरीके ऐसे कि जिनको हम पकड़ सकें कि ये हैक हमारा हो रहा है हमारा सिस्टम। ओह माय गॉड, थैंक यू सो मच सैरिश तशरीफ़ लाने के लिए और इस चीज़ के ऊपर रोशनी डालने के लिए, थैंक यू सो वेरी मच। सो जनाब ये था आज का प्रोग्राम। 25 दिसंबर है, क्रिसमस जो लोग मना रहे हैं उन सभी लोगों को मेरी तरफ से, मेरी टीम की तरफ से और बोल्ड न्यूज़ की तरफ से बहुत बहुत क्रिसमस की क्या कहना चाहिए, मैं इतनी एक्साइटेड हो गई हूँ एक्चुअली। ये तक़रीबात जो हैं वो आप लोग कीजिए, खुशियाँ मनाइए, अपना ख्याल रखिए, अपने प्यारों का ख्याल रखिए और मुझे दीजिए इजाज़त और कल मुलाकात होगी आपसे। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।